ये तो नहीं भेज पाए कल रिकॉर्डिंग, लेकिन नोट्स देख के आए होगे ना? यस सर। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट अभी नहीं है एक्सप्रेशन। उस मोलेक्यूल का नंबर निकाल रहे हो आप जिसके पास ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो, उसका नंबर dn माना। dn number of molecules each having all three components of velocity, और वो ये आया। अब इसमें अब जो कुछ भी करेंगे हम लोग उसका पर्पस होगा ये फंक्शन FU, FV एंड FW फाइंड करना। और इसके लिए नाउ लिख दो पहले बात, नाउ फाइंड FU, FV एंड FW। ये थोड़ा है टफ काम है, ऐसे देखें तो कुछ कुछ बात करेंगे यहाँ पर, वो सब इमेजिन करना होगा सब बात को। ऐसा है कि ये जो फॉर्मूला अभी लिखा गया था dn इक्वल टू n FU, FV, FW du dv dw, ये du dv dw को आप इस साइड कर दो, इस साइड कर दो, तो dn डिवाइडेड बाय du dv dw, ये इधर n FU, टोटली मैथमेटिकल बात है, फिजिक्स का कुछ बात नहीं है। FU, FV, FW, इसको पहली बात हम लोग इसको इस साइड कर लिया। अब ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये du बाय dv du dw क्या है ये बताना चाह रहा है। ये बताना चाह रहा है आपको एक वेलोसिटी स्पेस इमेजिन करें, वेलोसिटी स्पेस, वेलोसिटी स्पेस जिसमें एक एक्सिस u का, एक एक्सिस v का, एक एक्सिस w का, इसको बोलेंगे वेलोसिटी स्पेस। देखो बहुत सा टाइप का स्पेस डिफाइन होता है। हम लोग रिलेटिविटी में एक 4 डायमेंशनल स्पेस इमेजिन किया था जिसमें 3 एक्सिस पोजीशन का होता था और एक एक्सिस टाइम का। आप इस स्पेस को कितने डायमेंशनल बोलोगे, उस स्पेस को कितने एक्सिस में डिवाइड कर रहे हो? 3 एक्सिस में डिवाइड कर रहे हो तो 3 डायमेंशनल स्पेस, 4 एक्सिस में डिवाइड कर रहे हो 4 डायमेंशनल स्पेस। जो रिलेटिविटी में जरूरत था उसका 4 डायमेंशनल स्पेस का। सेमेस्टर 6 में देखना 6 एक्सिस में डिवाइड करेंगे हम लोग इस स्पेस को, 6 डायमेंशनल स्पेस। और तो छोड़ो 6 n डायमेंशनल स्पेस। अब n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस है। अब समझिए वो गैसियस मोलिक्यूल की संख्या, थोड़ा भी गैस लेंगे तो कितना ज्यादा होता है, उतने एक्सिस वाला स्पेस का बात करेंगे। 6 n डायमेंशनल स्पेस where n is number of molecule। अब आप कितना एक्सिस आप सोच सकते हो, सब सेमेस्टर 6 में होना वहां। अच्छा तो कितने डायमेंशनल स्पेस होगा वो डिपेंड करता है कितने एक्सिस में आप उसको बांटे। 3 एक्सिस में तो 3 डायमेंशनल, 4 एक्सिस में तो 4 डायमेंशनल। ये तो जनरल ज्योमेट्रिकल नाम हुआ, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। एक फिजिकल एक स्पेशल नाम भी होता है उस स्पेस का। अब यदि तीनों एक्सिस पोजीशन का एक्सिस हो, एक्स वाई जेड से नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसको पोजीशन स्पेस, उस 3 डायमेंशनल स्पेस को पोजीशन स्पेस। यदि 3 एक्सिस पोजीशन का और एक टाइम एक्सिस तो उसको मिन्कोवस्की स्पेस बोला था रिलेटिविटी में। सर हाँ सर साउंड अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ जी ठीक है सर।
साउंड प्रॉब्लम है? नो सर। सर मेरे पास आ रहा है, लीव करके ज्वाइन कर रहे हैं फिर से रुकिए। हमको भी शक होता है ना, नया मैक है, वायरलेस मैक है, पहले तो वायर वाला मैक लगाते थे। मेरा तो ठीक लग रहा है। आहूजा कंपनी का माइक है जी। हो सकता है सेटिंग वेटिंग में कहीं गड़बड़, तो इसलिए शक। हम तो रात में यही सब चेक कर रहे थे, वीडियो को एडिटिंग नहीं किए, वो इसी सब चक्कर में चेक चेक कर रहे थे। ठीक था शाम में। हो गया बोले? तो एक तो कितने डायमेंशनल स्पेस है, वो तो कितने एक्सिस में बांटे हो उस स्पेस को, उस पर डिपेंड करता है। और फिर एक स्पेशल नाम रखा जाता है उसका। तीनों एक्सिस पोजीशन का है तो पोजीशन स्पेस। अभी 3 एक्सिस का नोमेनक्लेचर वेलोसिटी के टर्म्स में किया तो वेलोसिटी स्पेस। मोमेंटम के टर्म्स में करेंगे तो मोमेंटम स्पेस। ये सेमेस्टर 6 में मोमेंटम स्पेस भी देखना। px py pz, एक एक्सिस x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, एक y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, z कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। कहोगे कब एक्सिस का क्या नाम दे, क्यों नाम दे, कब क्यों मोमेंटम स्पेस मोमेंटम से रिप्रेजेंट करे, तो कभी पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हुए एक्सिस का नाम को। देखो होता क्या है ना कि आप किसी चीज को डिस्क्राइब करने चले हो, कोई फिजिकल फेनोमेना को, तो उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली उस फिजिकल फेनोमेना को आप डिस्कस करना चाहते हो। ज्योमेट्रिकली डिस्कस करना मतलब ग्राफ खींचना। ग्राफ खींचना मतलब एक्सिस में पहले एक्सिस लेना। अब देख बहुत जगह हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में ग्राफ ड्रॉ करते थे तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से डिनोट करते थे एक्सिस को, क्योंकि गैसियस सिस्टम का बिहेवियर जानने के लिए यही 3 चीज की जरूरत पड़ता है, ये 3 वेरिएबल का। एक्सिस का नोमेनक्लेचर उसी वेरिएबल के टर्म्स में होना चाहिए। अब कोई पॉइंट कहां पर है, यानी उसका लोकेशन जानना चाहते हैं, तो फिर एक्सिस का नोमेनक्लेचर पोजीशन के टर्म्स में कीजिए। कोई गैस का क्या स्टेट है उसको जानना चाहते हैं, तो एक्सिस का नोमेनक्लेचर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के टर्म्स में कीजिए। आप जिस फिजिकल फेनोमेना को डिस्क्राइब करने जा रहे हो, उसको डिस्क्राइब करने में कौन कौन वेरिएबल का यूज होगा, उसी के टर्म्स में एक्सिस का नोमेनक्लेचर होना चाहिए। तो हमको मोलेक्युल्स का, गैसियस मोलेक्युल्स का बिहेवियर को जानना है अभी। तो मोलेक्युल्स का क्या होता है, मोलेक्युल्स कंटेनर में यही तो करता है कि कोलिजन करता है, और हर कोलिजन में उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। मेन बात यही तो होता है, और पोजीशन भी चेंज कर रहा होता है। मोमेंटम एंड पोजीशन, यही 2 बात तो होते रहता है माइक्रोस्कोपिकली देखें तो। बाहर से क्या हो रहा है, बाहर से टेम्परेचर आया, प्रेशर आया, वॉल्यूम है, ये तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, बाहरी प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यदि देखें गैस का, तो यही 2 बात हो रहा होगा, पोजीशन चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी, मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। इसलिए यहाँ पर एक वेलोसिटी स्पेस इमेजिन किया गया है, जिसका तीनों एक्सिस का नाम में एक का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। कभी मोमेंटम स्पेस भी देखेंगे, कभी पोजीशन स्पेस देखेंगे। अब मोमेंटम स्पेस, पोजीशन स्पेस का कंबाइंड फॉर्म देखेंगे, जिसको फेज स्पेस बोला जाता है। सब सेमेस्टर 6 थोड़ा सा नया नया बात है यहाँ पर। अभी तक हम लोग कभी भी एक्सिस उक्सिस लेते थे तो ये बात यहाँ बोल रहे हैं, तो 11 लेवल से है। कभी आप याद करो 11 में काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, एक लाइन पर वेलोसिटी रखते थे तो एक लाइन पर टाइम रखते थे। ये थोड़ी है कि हमेशा एक्सिस का नाम एक्स वाई जेड दे देंगे।
भी नाम हो सकता है एक्सिस का, लेकिन कुछ भी में क्या, उसको डिस्कस करने के लिए किस चीज की जरूरत है, वही नाम से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस को। इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला था, वेलोसिटी टाइम स्पेस, वेलोसिटी टाइम स्पेस, ये सिंपली वेलोसिटी स्पेस। अब वेलोसिटी स्पेस, अभी 3 डायमेंशनल वेलोसिटी स्पेस ले रहे हैं, ये भी और हायर डायमेंशनल वेलोसिटी स्पेस भी होता है, वो सेमेस्टर 5 में देखें। थोड़ा ब्रॉड माइंड करो। अब सुनिए, तो इस वेलोसिटी स्पेस में आप एक क्यूब इमेजिन करें, एक छोटा सा क्यूब, तो ये लेंथ डी यू, ये लेंथ डी भी और ये लेंथ डी डब्ल्यू। तो अब आप बताओ ये डी यू डी वी डी डब्ल्यू क्या था? ये डी यू इंटू डी डब्ल्यू क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट, इसको बोलोगे आप वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस। वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस बोलोगे इसको, नहीं? ठीक है ना? क्या उस क्यूब का वॉल्यूम कितना? डी यू डी बी डी डब्ल्यू, ठीक है? यस सर। अभी तक क्यूब का वॉल्यूम में dx dy dz लेते थे, वो तब ना, वो एलिमेंट जब पोजीशन स्पेस में होता, तो अभी ये एलिमेंट वेलोसिटी स्पेस में, तो इसका इस समय इसका वॉल्यूम du dv dw होगा। अब तो अब इसको बताइए, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी हुआ ना, वो मॉलिक्यूल का डेंसिटी हुआ ना, नंबर डेंसिटी, एक मैसिव डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, एक नंबर डेंसिटी होता है नंबर बाय वॉल्यूम। ये नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, ये क्वांटिटी, देन दिस क्वांटिटी इज नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसको ना रो से डिनोट करें डेंसिटी को, वॉल्यूम डेंसिटी को, कोई भी चीज, कोई भी वॉल्यूम डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, सरफेस डेंसिटी को सिग्मा से। गौर करते चलना क्या हो रहा है सब टर्म को। क्या ये डी यू डी वी डी डब्ल्यू को एक एलिमेंट का, क्यूबिकल एलिमेंट का वॉल्यूम समझे ना, लेकिन लेकिन वो क्यूबिकल एलिमेंट कहाँ का क्यूबिकल एलिमेंट, कौन स्पेस का? वेलोसिटी स्पेस का। और नंबर बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब सुनो, जब गैसियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। एक बात देखा गया है, बहुत डीपली तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सेमेस्टर 6 का टॉपिक है ये, यहाँ पर पहले डाल दिया है, नहीं डालना चाहिए इसको। शुरू से पुराने सिलेबस से ही ये क्वेश्चन इसमें रहता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डीपली स्टडी करना है सेमेस्टर 6 में, वहाँ और भी साइंटिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखना है, फर्मी, डिराक, कह रहे हैं ये यहाँ पर ये पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन यदि ये बात यूज करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से मैच करेगा। पोस्टुलेट्स का मतलब ये होता है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं, वो गौर किया जाता है बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके कि ऐसा होना चाहिए। और क्या है वो पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स ये है कि जब आपका गैसियस सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये जो रो है
ये कांस्टेंट होगा, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा। ये पोस्टुलेट्स है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं, वहां देखेंगे हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। 4-5 गो बात है जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन वो 4-5 बात को यदि यूज करें तो जो रिजल्ट डिराइव होगा वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं हम कि जब गैसियस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम देन रो विल बी कांस्टेंट, यानी डेंसिटी ऑफ, इसको रो का नाम है डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पूरा नाम बोलोगे तो डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं से भी कंटेनर के अंदर आप एक वॉल्यूम इमेजिन करो, इक्वल वॉल्यूम, तो उसके अंदर मोलिक्यूल्स इक्वल होगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक साइड मोलिक्यूल का डेंसिटी ज्यादा है, कहीं मोलिक्यूल का डेंसिटी कम है, ऐसा नहीं, इक्वल डेंसिटी होगा मोलिक्यूल का कंटेनर यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। थ्रू आउट हर पॉइंट पर गैसियस सिस्टम के अंदर हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगा। अब कहीं का ज्यादा टेम्परेचर हो, कहीं कम हो, उसकी डेंसिटी डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक पोस्टुलेट है कि व्हेन गैस, इसको भी कहते हैं ऊपर, व्हेन गैसियस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम system will be in equilibrium, then density of distribution will be constant, that is rho will be constant। रो का कांस्टेंट होना, इट मींस दैट n into FU into FV into FW ये कांस्टेंट होना। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इट, सब मैक्सवेल का एजम्पशन है कि जब टेम्परेचर हर रीजन का, गैस के अंदर हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा तो डेंसिटी भी सेम होगा, मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी सेम होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, तब अलग अलग डेंसिटी होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में होता है तो ऐसा होता है, रो कांस्टेंट होता है। और रो बराबर इतना आया था, ये कांस्टेंट, अब इसको डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो n को तो बाहर रखो, आप इस फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, f डैश u into fv into fw into du प्लस f डैश v into fu into fw into du प्लस f डैश w into fu fv dw। ये डिफरेंशिएशन से इतना आएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन 0। ये समझ में आया ये डिफरेंशिएशन? यस सर। एक बार डिफरेंशिएशन को डैश से डिनोट करते हैं, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। एक बार u के रिस्पेक्ट में किया, फिर v के रिस्पेक्ट में, फिर w के, ये पता है ना सबको।
यस सर। थोड़ा सब्सिडियरी मैथमेटिक्स में ये सब डिफरेंशिएशन तीन गो वेरिएबल का फंक्शन का प्रोडक्ट था। ये एक बार u के रिस्पेक्ट में किए तो f डैश u हुआ। f डैश u मतलब ये हुआ u के रिस्पेक्ट में करोगे तो f भी और f w कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए उसको बाहर कर लिया f v f w को। जिस समय चलो इस डिफरेंशिएशन को समझ गए होगे। n को तो 0 में भेज दो और इसको एक इक्वेशन मान के चलना। ये इक्वेशन आया f डैश u f v f w du प्लस f डैश v f u f w dv प्लस f डैश w f u f w f v dw बराबर 0। ये चीज एक इक्वेशन है ये 1। अब सुनो, वो डेंसिटी वाला टर्म से ये सब रिजल्ट आया। अब एक बात देखिए, हम लोग इस वेलोसिटी स्पेस में एक स्फीयर इमेजिन करेंगे। नाउ कंसीडर ए स्फीयर इन दिस वेलोसिटी स्पेस। A sphere in this velocity space. Having radius c. और एक और स्फीयर लेंगे जिसका रेडियस c प्लस डी। ये वो वेलोसिटी स्पेस है जिसका ये एक्सिस u, ये v, ये w, और बोल रहे हैं हम आपको यहाँ पर एक वेलोसिटी स्पेस इमेजिन करने, ये एक स्फीयर इमेजिन करने बोल रहे हैं c रेडियस का, जिसका सेंटर इस ओरिजिन पर, ये c रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉप। तो c क्या होगा? c क्या होगा? नेट वेलोसिटी होगा। ऐसा होगा c एक्चुअली वेक्टर c बराबर u I कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। यदि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो u v w है, इस वेक्टर को आप क्या लिखोगे? u I प्लस u x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था, u y कंपोनेंट, v z कंपोनेंट, ये w, ये समझ में आया क्या हुआ? यस सर। एक स्फीयर है, ये वेलोसिटी स्पेस में एक स्फीयर है जिसका रेडियस c बोला। तो रेडियस c बोला तो बताओ ये c का वैल्यू की बात करोगे तो रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर नहीं होगा। अरे पोजीशन स्पेस में आप एक स्फीयर लेते थे, जब ये एक्सिस y x y z के टर्म्स में लेते थे और कोई स्फीयर इमेजिन करते थे, तो उस स्फीयर का जो रेडियस होता था r, ये तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लेते थे कि नहीं? उसी के जैसा Yes, बात sir. ये है, ठीक ना? ये तो पता है पहले से। पोजीशन स्पेस में जब एक स्फीयर लेते थे आप, उसका रेडियस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली आप वेलोसिटी स्पेस में एक स्फीयर लिए हो, उसका रेडियस को c मान रहे हैं, तो c हो जाएगा रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स पता होगा पहले से। Yes, sir. लेकिन ये c नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ, u v w x y z कंपोनेंट है, और रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर w स्क्वायर वो उसका, ये तो वेक्टर का बात कर रहे हैं, वेक्टर से ऊपर मिटाने दो, मिटावे।
अरे यहाँ से भी देखो ना, यदि कोई वेक्टर सी होता ui प्लस v तो इसका वेक्टर का भी तो मैग्नीट्यूड इतना ही होता है ना, इतना ही ना यहाँ से। Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकली बोले तो c इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, लेकिन फिजिकली बात करें तो c इज द नेट स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। UVW is XYZ component of velocity, but c is the net velocity of that molecule. क्या ठीक है? Yes, sir. UVW उस मोलेक्यूल का XYZ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन c उस मोलेक्यूल का नेट वेलोसिटी है। अब मैग्नीट्यूड कर दिया तो नेट स्पीड बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकली c is the radius of this sphere, but physically c is the net speed of molecule. ये थोड़ा समझ में आ रहा है, पहले से ये पता था आपको पोजीशन स्पेस वाला, वही बात यहाँ पर यूज किया वेलोसिटी के टर्म्स में। तो यहाँ से c स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। अब सुनो, इस स्फीयर पर जितने भी मोलेक्यूल्स होगा उस सबका XYZ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलग अलग होगा, लेकिन नेट वेलोसिटी सबका सेम होगा। अब मान लो एक पॉइंट यहाँ इमेजिन करें, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ का UVW क्या वही रहेगा? अलग UVW होगा ना, लेकिन ये तो वही रहेगा, इतने ही के बराबर रहेगा। नहीं, Yes, sir. स्फीयर का रेडियस ऐसी तो रेडियस तो सेम रहेगा, लेकिन हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। तो UVW आर वेरिएबल बट C इज कांस्टेंट। थोड़ा क्या करोगे, ऐसे ही है ही डिराइवेशन, एक बार पहली बार देख रहे हो, अब जो हो रहा है इस सब बात कैसे क्या इमेजिन हो रहा है, इस सब अच्छा से आप सेमेस्टर 6 में देखना। सेमेस्टर 6 पढ़ लोगे ना, तब ये सब क्या हो रहा था, क्यों किया जा रहा था, कैसे मैक्सवेल सोचा, तब थोड़ा सा आइडिया आएगा आपको। UVW इस स्फीयर का UVW अलग अलग पॉइंट का अलग अलग, लेकिन C कांस्टेंट रहेगा। UVW आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्फीयर, different at different point of a sphere. but सब जगह का C सेम रहेगा, C is constant। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो C स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2C DC, और इधर करोगे तो ये 2U DU प्लस 2V DV प्लस 2W DW, ये 2 काट दोगे। लेकिन अभी अभी आपने बोला C इज कांस्टेंट, इसलिए DC बराबर 0, C इज कांस्टेंट इसलिए DC 0, 2 तो कटिए गया, यानी लास्टली क्या बचा आपको? बचा यहाँ पर
यू डी यू प्लस वी डी वी प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर 0। ये सेकेंड इक्वेशन। मैथमेटिकली बहुत सिंपल बात है सब, लेकिन ये सब जो टर्म ला रहे हैं, जो बात सब कंसीडर कर करके, वो थोड़ा सा इमेजिन करने वाली बात है। हम लोग वेलोसिटी स्पेस इमेजिन किया, उसमें एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का वॉल्यूम की बात किया, डी यू डी वी डी डब्ल्यू, फिर डी एन बाई डी यू डी वी डी, सब ये सब थोड़ा है हायर ऑर्डर थिंकिंग का बात। लेकिन जो गुना भाग मैथमेटिक्स है वो तो बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन कर रहे इक्वेशंस को। अब सुनो, उधर इक्वेशन 1 का RHS 0 है, यहाँ इक्वेशन 2 का RHS 0 है। तो एक मैथमेटिक्स था सेमेस्टर 1 में, लैग्रेंज मल्टीप्लायर। ये लीनियर अलजेब्रा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जो ग्रेजुएशन वाला ऑनर्स में पढ़ता है। उसका कहना है कि यदि दो इंडिविजुअल इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन का RHS 0 है, तो किसी एक में आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका भी RHS 0 होगा। एक अलजेब्रा का एक मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा नाम का। BSc ऑनर्स में एक ब्रांच ऑफ अलजेब्रा आता है, वहां पर ये बात है। हम लोग का भी था सिलेबस में सेमेस्टर 1 का मैथमेटिकल फिजिक्स में, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, ये नाम है सिलेबस का। तो इंडिविजुअल इक्वेशन का RHS यदि 0 है, तो किसी एक में आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका भी RHS 0 होगा। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर हम 2 को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 बाई लेम्डा, लेम्डा से मल्टीप्लाई कर, एंड एडिंग विथ 1, एडिंग विथ 1। तो अब कैसा दिखेगा इक्वेशन? इक्वेशन 1 का इक्वेशन 1 को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तब इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे। अभी बस खाली इतना लिखो, मल्टीप्लाई 2 बाई लेम्डा, ये लेम्डा यू डी यू प्लस लेम्डा वी डी वी प्लस लेम्डा डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर 0। इसको एक इक्वेशन नंबर 3 मान लो। एंड अब एक काम करना, डिवाइड बोथ साइड, divide both sides equation 1 by कितना से FU into FV into FW से इक्वेशन 1 को दोनों साइड डिवाइड करना। इक्वेशन 1 था हम लोग का F डैश U FV FW DU प्लस F डैश V FU FW DV प्लस F डैश W FU FV, ये इक्वेशन 1 था। इसको हम बोल रहे हैं FU FV FW से डिवाइड करो दोनों साइड। तो जब ऐसा करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा आपको देखो, इतना से डिवाइड करोगे सब टर्म को, पूरे में डिवाइड करना मतलब हर टर्म को डिवाइड करना। इससे इस टर्म को डिवाइड कीजिएगा तो FV FW कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ F डैश U बाई FU इंटू DU बचेगा। इसका पहला टर्म बचेगा F डैश U बाई FU इंटू DU बचेगा।
सेकेंड टर्म में बचेगा एफ डैश वी बाई एफ बी इंटू डी वी। थर्ड टर्म बचेगा आपको एफ डैश डब्ल्यू बाई एफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बराबर 0। RHS अभी भी 0 रहेगा, 0 बाई समथिंग इतना से डिवाइडो करोगे 0 में तो 0 रहेगा। इसको आप एक इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। देखते चलो, देखो मैथमेटिक्स क्या अप्लाई कर रहे हैं, कुछ उसमें नहीं सोचना है क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये गुना भाग समझ में आया? यस सर। अब 4 को और 3 को ऐड करना है, 4 और 3 को ऐड करना, 4 प्लस, तो 4 प्लस 3 करेंगे तो डी यू कॉमन चला जाएगा, ये बचेगा आपको फर्स्ट टर्म बचेगा एफ डैश यू बाई एफ यू प्लस लेमडा यू इंटू डी यू प्लस एफ डैश भी बाई एफ भी प्लस लेमडा भी इंटू डी भी प्लस एफ डैश डब्ल्यू बाई एफ डब्ल्यू प्लस लेमडा डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर 0। हो गया? यस सर। अब ऐसा है यहाँ पर कि इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म इज फंक्शन ऑफ यू ओनली, सेकेंड टर्म इज फंक्शन ऑफ भी ओनली, और ये फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ओनली, और 3 अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन का सम 0 है। ऐसा तब संभव होगा जब तीनों इंडिविजुअली 0 होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। डिफरेंट वेरिएबल का फंक्शन का सम 0 तब ये संभव है जब तीनों या तो एक कांस्टेंट के बराबर हो इंडिविजुअली, या तीनों इंडिविजुअली एक 0 के बराबर हो, तब ये ऐसा संभव है कि 0 हो सकता है। मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 लिखा, ये एक बात है। ये मान लो यहाँ फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, यहाँ फंक्शन ऑफ एफ वाई है, और यहाँ फंक्शन ऑफ एफ जेड है, और ये 0 लिखा, तो ये तब ये संभव है कि ये चीज या ये तीनों 0 होगा। एक संभावना तो ये कि ये तीनों 0 होगा तब 0 होगा, और दूसरा संभावना ये एफ एक्स इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, fy is also equal to independent from y, यानी एक कांस्टेंट के बराबर। इंडिपेंडेंट फ्रॉम y मतलब कांस्टेंट के बराबर, और fz is also independent from z। बोलने के लिए fz बोला, लेकिन इसको सॉल्व करने पर z से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब ये 0 हो सकता है। मान लो ऐसा, मान लो fx बराबर 3 आया, fy बराबर सपोज करो 2 आया, fz बराबर -5 आया, तो 0 हो जाएगा। यानी ये x से इंडिपेंडेंट हो, ये y से इंडिपेंडेंट हो, ये z से इंडिपेंडेंट हो, तब सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। यदि ये fx x से इंडिपेंडेंट नहीं आता, मान लो ये 3x आता, तो कभी जोड़ते तो 0 आ पाता ये? नो सर। ये बोल रहे हैं कि इस तीनों को एक एक ठो कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए, और इस तरह से आना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव, जिससे कि सब सम 0 हो जाए। लेकिन यदि वो
x पर डिपेंड करता हुआ आ गया तो कभी आप इसको जीरो नहीं कर सकते हैं करके, या तो तीनों इंडिविजुअली जीरो हो, ये चीज को मैक्सवेल यहाँ एक्सेप्ट किया है, इसको तीनों को इंडिविजुअली जीरो मान लिया है, तब ये जीरो लेके चला है। अब ये सब कुछ क्यों काम कर रहा है, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच भी करवाना है अपना थ्योरी को, इसलिए कुछ कुछ एजम्पशन डिराइवेशन में करना पड़ता है। इसको जीरो ही मान के तीनों टर्म को चला है, ये पॉसिबिलिटी लेके नहीं चला है। यहाँ ये था मैथमेटिकली, ये भी संभव था, ऐसा भी होता तो जीरो हो सकता था कि तीनों टर्म को, तो यहाँ बोलेंगे कि हेयर फर्स्ट टर्म, ये बात को लिख लो, हेयर फर्स्ट टर्म is only function of u, second term is only function of d, third term is only function of w, and their sum, the sum of these three term is zero. Sum of three term is zero. It happen only when each term will be individually zero. It happen only when each term will individually zero. तो अब हम लोग ना पहला टर्म को जीरो करके देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को जीरो करके देखो। इफ एफ डैश यू बाई एफ यू प्लस लेमडा यू इंटू डी यू बराबर जीरो, नीचे में क्या है? Yes, sir. तो यहां से ये आएगा आपका एफ डैश यू बाई एफ यू इक्वल टू माइनस लेमडा यू, ये आएगा। और इसको ना, ये जो टर्म है इसको क्या करो, इसको आप लिख सकते हो इतना, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ यू, इतना को ये समझ में आ रहा है? एक मिनट देखना, लॉग एफ यू, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एफ, इसको इतना को ऐसे लिखा गया, चेक कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एफ यू, पहले लॉग का करोगे डिफरेंशिएशन, तो लॉग का करोगे तो 1 बाई एफ यू होगा, आप फिर एफ यू का करोगे डिफरेंशिएशन ना, एफ डैश यू होगा, समझे? पहले तो लॉग का किया तो लॉग का 1, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, फिर एक्स का किया, नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इतना को ये लिखा जाता है मैथमेटिकली। अब इसको इंटीग्रेट कर दो यू के रिस्पेक्ट में,
integrating with respect to u. इधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है किसका, डिफरेंशिएशन और ऑफ लॉग एफ यू का, इधर इंटीग्रेट करना है माइनस लेमडा यू डी यू का, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डी समथिंग का इंटीग्रेशन तो समथिंग ही हो जाएगा, डी समथिंग का इंटीग्रेशन समथिंग हो जाएगा, लॉग एफ यू उधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस लेमडा यू स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को अल्फा मान लो लॉग अल्फा। अच्छा, एक साइड लॉग आया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग में होगा, नहीं, लॉग अल्फा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, एक कहीं भी कोई एक टर्म लॉग में है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग में लेंगे, ठीक है ना। यस सर। अब उस लॉग अल्फा को इधर कर लीजिए, तो लॉग एफ यू माइनस लॉग अल्फा इक्वल टू माइनस लेमडा यू स्क्वायर बाई 2 और लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, ए माइनस लेमडा यू स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इंटीग्रेशन से जो लॉग आता है ना उसका बेस ई होता है, एक्सपोनेंशियल बेस वाला लॉग होता है वो, इंटीग्रेशन से जो लॉग आता है वो 10 बेस वाला भी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन से जो लॉग आता है उसका बेस ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करता है लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो फिर यहाँ पर लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज होगा, ये प्रॉपर्टी लॉग का पता होगा पहले से ना, लॉग ए बेस बी बराबर सी है तो ए टू दी पावर सी बराबर बी होता है, ये प्रॉपर्टी है लॉग का। सिमिलरली यहाँ पर लॉग ए बेस बी बराबर सी है तो ए टू दी पावर सी बराबर बी लिखोगे, यानी ई टू दी पावर माइनस लेमडा यू स्क्वायर बाई 2 बराबर एफ यू बाई अल्फा, इसीलिए एफ यू इक्वल टू अल्फा ई टू दी पावर माइनस लेमडा यू स्क्वायर बाई 2 आ गया वो फंक्शन एफ यू, आपको यही तो फाइंड करना था एफ यू। अब एफ बी एंड एफ ड्रॉप सिमिलरली लिख देंगे डायरेक्ट रिजल्ट, सिमिलरली एफ बी इक्वल टू, यही काम आप उस इक्वेशन का सेकेंड टर्म को जीरो किए होते और यही सब काम करते तो एफ भी निकलता और एफ बी बराबर आता अल्फा ई टू दी पावर माइनस लेमडा भी स्क्वायर बाई 2 एंड एफ डब्ल्यू निकलता अल्फा ई टू दी पावर माइनस लेमडा भी डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। ये वो सर अल्फा लेंगे कांस्टेंट है, सर, अल्फा सर हर जगह कांस्टेंट लेंगे, हर जगह सेम लेना है। हाँ, ये सब थोड़ा एज्यूम्ड बात है, क्योंकि एकदम सिमिलर इंटीग्रेशन है तो अल्फा को सब जगह सेम लिया गया है, ये बात लिखता है बुक वाले लोग, अल्फा इज टेकन एट ईच प्लेसेज इज सेम, हियर अल्फा इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज टेकन सेम इन ईच इंटीग्रल, ऐसे लिखता है बुक में। क्यों सेम, इसका कोई काउज नहीं देता है कि उसको बोलता है कि फ्रॉम सिमेट्री ऑफ सिचुएशन को देख के उतना टफ नहीं बनाना है आपको डिराइवेशन को, एक तो ऐसे ही टफ है डिराइवेशन, और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसका कोई सटीक काउज नहीं है क्यों सेम लिया गया है, इस सिमिलर इन्वायरमेंट है यहाँ मान लिया है सेम हर जगह का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। ऐसा होता तो हम बोलबे करते आपको,
बात होता उसके अंदर तो। यस सर। तो अब इस तीनों फंक्शन को वो जो फॉर्मूला पीछे करके रखे हुए थे Tn का उसमें पुट करेंगे। Tn इक्वल टू, Tn को कहां तक ला के रखे थे आप, NFU FV FW DU DV DW। अब ये तीनों फंक्शन आ गया है, तीनों फंक्शन का वैल्यू डालो यहाँ से निकाले हो आप। ये n अल्फा क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस लेमडा बाई 2 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, पावर ऐड होगा ना, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा ना, ई का पावर यस सर। इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इसको आज रहने दो, अभी भी नहीं हुआ है पूरा कम। अब इसमें दो को कांस्टेंट है, उसका वैल्यू निकालना होगा अल्फा का और लेमडा का। ये डिराइवेशन में ये दो कांस्टेंट आप एज्यूम किए हो, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास हम लोग। कहोगे पढ़ने में 3 क्लास लग रहा है इस क्वेश्चन को, तो एग्जाम में बनाने में कितना देर लगेगा? पूछ 1 घंटा में हो जाएगा। 3 गो लॉन्ग क्वेश्चन तो बनाना है, 1 घंटा तो लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। 1 घंटा नहीं लगेगा, आप सीख जाइएगा तो आधा घंटा पौन घंटा में इस क्वेश्चन को आप पूछता है, हर साल पूछता है। सर कितना मार्क्स था? 15 मार्क्स में, उसमें तोड़ के पूछेगा, बता रहे हैं क्या क्या। पहले तो ये फार्मूला डिराइव करने एंड ऑल्सो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट कांस्टेंट, अल्फा बीटा का एक्सप्रेशन निकालने। फिर उसमें पूछेगा आगे ऑल्सो फाइंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बहुत बात है डिस्कस करना, हम लोग सब कुछ को पढ़ते हैं। अब जो पूछे ABC करके 55 मार्क्स में सब बात पूछ लेता है वो, एकदम आउट क्वेश्चन समझो इस क्वेश्चन सबको, हर साल रिपीट करता है। और नहीं भी पूछेगा ना तो गैसियस सिस्टम के बारे में इंटरनली समझना, इसी इक्वेशन जो आने वाला है उस इक्वेशन से बहुत काम होगा। आगे गैस का बिहेवियर्स पता चलेगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। गैसियस सिस्टम का इंटरनल बिहेवियर को अभी तक मैक्रोस्कोपिकली पढ़ रहे थे, अब माइक्रोस्कोपिकली समझोगे अब बात। ठीक है, रहने दीजिए।